वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी 68 सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में, और उसमें बात करेंगे हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीपीएससी में से प्रश्न आए हुए हैं और आने की भी संभावना है। और एग्रीकल्चर जितना सुनने में आसान लगता है, क्योंकि हम सब लोग कृषि पृष्ठभूमि से रखते हैं, तो लगता है कि एग्रीकल्चर से क्या है, बहुत ही आसान है। लेकिन प्रश्न एग्रीकल्चर से करना उतना ही कठिन होता है, सॉल्व करना उतना ही कठिन होता है। जो चीज़ देखने में काफ़ी आसान लगती है उसको प्रेजेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। उसी में से एक मुश्किल टॉपिक में एक जो है हमारा है कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कृषि विपणन के बारे में। पहले बात तो ये देखेंगे कृषि विपणन है क्या। उसके बाद देखेंगे कृषि विपणन के लिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन कदमों के अंतर्गत क्या क्या प्रयास हुए हैं, जो विभिन्न तरह के स्टेप उठाए गए हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से अन्य प्रयास किए गए हैं। तो देखिए, कृषि विपणन, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो होता है, विपणन विपणन मार्केटिंग सभी व्यवसायिक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रारंभिक कृषि उत्पादन बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचाना सम्मिलित है। मतलब उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक, उत्पादन से, कृषि उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने की जितनी भी प्रक्रिया है, जितने भी परफॉर्मेंस है, उस सबको सम्मिलित रूप से हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो था वो बहुत ही दुरूह अवस्था में था भारत में। मतलब उत्पादन, जो कृषि का उत्पादन हुआ उसको मार्केट तक, उपभोक्ता तक पहुंचाना बहुत ही दुरूह हुआ करता था, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की संगठनात्मक न आधारभूत संरचनाएं मौजूद नहीं थी, न संगठनात्मक मंडियां हुआ करती थी, न संगठनात्मक रूप से कोई संगठन थे, न ही आधारभूत संरचनाओं का अभाव था। इसीलिए बहुत सारा कृषि उत्पाद जो है बिचौलियों के द्वारा हड़प लिया, जो कृषि उत्पाद का लाभ जो था बिचौलियों के द्वारा ले लिया जाता है। सरकार भी इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि कृषक भी बहुत ज़्यादा अशिक्षित थे। उन्हें भी अपने उत्पाद के बारे में और उनके अपने उत्पाद के मार्केट के बारे में जानकारी नहीं थी सही प्रकार से, और सरकार भी इनके हितों का संरक्षण करने में पूरी तरह से अनदेखी कर रही थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, जो कि भारत में कृषि, भारत जो है वो गांव में बसता है और भारत की अधिकतर आबादी जो है कृषि पर ही आधारित है अपने अब दैनिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए। अब ये अलग बात है कि आज के तारीख में भारत का सिर्फ 49% आबादी ही कृषि कार्यों में संलग्न है, लेकिन इससे पहले भारत की 80% या 80% से अधिक आबादी स्वतंत्रता के समय कृषि पर ही आधारित थी, 80% से प्लस, जो कि आज घट करके 49% हो गया है। जीडीपी में इनका योगदान 50% प्लस हुआ करता है, जो घट करके अभी जो है 15% के आसपास रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। इसकी 50 जीडीपी में 15% होने के बावजूद कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह कार्य करती है, क्योंकि 49% आबादी इसी पर आश्रित है। अगर कृषि की हम अनदेखी करते हैं तो सारी इसके जो इस पर आधारित जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा जाएंगे। तो आइए देखते हैं कृषि विपणन के बारे में और देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं कृषि मार्केटिंग के सुधार के लिए। तो पहला है कृषि विपणन में सुधार के सरकारी उपाय में, पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, नियंत्रित बाजारों का संगठन। इसकी एक श्रृंखला खड़ी की गई नियंत्रित बाजारों के संगठन की, नियंत्रित बाजारों का संगठन का। दूसरा है ग्रेडिंग एवं स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण। तीसरा है यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट, मानक भार का प्रयोग। अगला है गोडाउन और स्टोरेज की सुविधा प्रदान की गई। अगला है डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, बाजार संबंधी सूचनाओं का प्रसार। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मार्केटिंग एवं निरीक्षण का निदेशालय की स्थापना की गई। इसके बाद गवर्नमेंट परचेज एंड फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य की घोषणा एवं सरकार के द्वारा उसकी खरीद। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अगला है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट
और अगला है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। ये 10 जो है एग्रीकल्चर मार्केट के लिए ऐसे उपाय हैं जिसने भारतीय कृषि विपणन को काफी सुदृढ़ किया है। स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद इस 10 प्रयास ने भारतीय कृषि बाजार विपणन को काफी ही सुदृढ़ किया है। अब क्या समस्याएं रही हैं कृषि विपणन के बाद स्वतंत्रता के पूर्व, वो मायने नहीं रखती हैं। हमने बताया कि उसी पृष्ठभूमि में ये प्रयास किए गए थे। हाँ, ये जो प्रयास किए गए हैं इसमें क्या खामियां हैं वो महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि क्या क्या प्रयास है। अगर हम लोग प्रयास के समझ जाते हैं तो खामी को हम लोग कर लेंगे। तो पहले प्रयास को करते हैं और आइए बात करते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, नियंत्रित बाजारों के संगठन की बात करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, नियंत्रित बाजारों का संगठन। तो रेगुलेटेड मार्केट का जो जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं इनका मैनेजमेंट मार्केट कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में एपीएमसी एक्ट के प्रावधान के तहत 7,320 रेगुलेटेड मार्केट कार्यशील हैं। कितना? 7,320 क्या है? रेगुलेटेड मार्केट है, एपीएमसी एक्ट के तहत कार्यशील है। और अभी तक यानी वर्तमान समय तक 22,000 ग्रामीण आवर्ती बाजार है, रूरल पीरियोडिक मार्केट। रूरल पीरियोडिक मार्केट का है कि आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में 2-4 गांव के बीच में, 10-15 गांव के बीच में एक मार्केट लगता है जो कि सप्ताह में 2 दिन 3 दिन लगता है, जिसे हम लोग पीरियोडिक, रूरल पीरियोडिक मार्केट या रूरल हाट या ग्रामीण बाजार बोलते हैं। ठीक है, तो 22,000 ये हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो है इनका भी जो संचालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो ये मार्केट कमेटी होता है उन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। अब हालांकि ये संख्या बहुत है लेकिन इसके तहत जो संचालित होता है वो 22,000 ही है। ठीक है, अब है ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ग्रेडिंग में एग्रीकल्चर, देखिए अब जैसे फसलों के जो फसल उत्पादन हुआ उसका हम क्वालिटी जांच करते हैं। तो क्वालिटी जांच, पहले उत्पादन हो गया या बाजार बना दिया हम लोगों ने। पहला हमने बाजार के बारे में बात की। अगर फसल का उत्पादन होता है तो उसके क्वालिटी की जांच करना। तो क्वालिटी जांच करने के लिए क्या है, इसके लिए एक एक्ट आया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में ही आ गया था। ये फसलों के मानकीकरण के लिए, ग्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो शुरुआत में 3 ही फसल, जैसे 1937 में 1937 ईस्वी में 3 ही फसल को हम लोग क्या करते थे, ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करते थे। वो थे सॉन, हैम्प और टोबैको, 3 फसल। लेकिन वर्तमान समय में इसके अंतर्गत इस अधिनियम के तहत 213 फसलों को, 213 कृषि उत्पाद को शामिल किया था। कहाँ 3 से 213 हो गया। ठीक है, और ये क्वालिटी जांच करने का काम किसके जिम्मे है? सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। कहाँ पर है? नागपुर में है, सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी एट नागपुर। इसके बाद रीजनल सब्सिडरी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी भी होती है। इसके अलावा हर राज्य में भी, ठीक है, अपने अपने सब्सिडरी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी होती है, जिनका कि लेकिन सब किसके अंतर्गत काम आते हैं? ये जो सेंट्रल क्वालिटी के अंतर्गत ही रीजनल सब्सिडी क्वालिटी कंट्रोल काम के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो कृषि उत्पाद प्राप्त होता है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये निम्न क्वालिटी के नहीं है। ठीक है, उस पर एक मार्क का मुहर लगता है कि नहीं अच्छी क्वालिटी का ये कृषि उत्पाद है, उस पर एक मार्क लगा होता है। एक मार्क का मुहर आप देखिए कृषि उत्पाद पर रहता है, एक मार्क। ठीक है, एक मार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट। एक मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर। एक मार्क फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलेटेड मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटेड मार्केट में जो है ये इसका जो रेगुलेटेड मार्केट होता है, इसका मैनेजमेंट एक मार्केट कमेटी के द्वारा किया जाता है। मार्केट कमेटी जो गठन किया गया वो वर्तमान किसके द्वारा किया गया? एपीएमसी एक्ट के तहत। और एपीएमसी एक्ट के तहत वर्तमान समय में 7,320 रेगुलेटेड मार्केट हैं।
हालांकि इसी एक्ट के तहत 22,000 पीरियोडिक रूरल मार्केट भी क्रियाशील है। ठीक है, इस एक्ट के तहत ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन तय करने के लिए फसल जो उत्पाद होता है उसके लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में आया था। प्रारंभ में इसमें 3 ही फसल को लिया गया था, सौन है, पेंटोबैको को, लेकिन अभी 213 फसल इसके अंतर्गत है। और इनकी 213 फसल जो होते हैं, कृषि उत्पाद होते हैं, उस पर एगमार्क का सिंबल लगता है। एगमार्क का सिंबल कब लगेगा, जबकि सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो एट नागपुर, ये तो अब सब इसके अंदर में कई रीजनल सब्सिडी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और लेबोरेटरीज होती है, बीज की फसल गुणवत्ता की जांच करते हैं, उसके बाद उस पर एगमार्क का मुहर लगता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर। थर्ड, यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट। क्योंकि आज़ादी से पहले जो था ग्रामीण क्षेत्रों में देखा हुआ कि वजन जो था, फसल का वजन जो है पत्थर से या किसी तरीके से मनमाने ढंग से लोग तौलते थे। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्लियरिटी नहीं रहता था। तो इसको समझते हुए सरकार ने यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मानक वजन का शुरू कर दिया। और सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माप के लिए मेट्रिक सिस्टम प्रणाली 1958 से अपनाया। ऐसा ना कि कुछ भी आप पत्थर या कुछ भी रख करके आपने माप शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको मेट्रिक सिस्टम प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। और ये था थर्ड नंबर का एग्रीकल्चर मार्केट में सुधार। फोर्थ नंबर पे था गोडाउन्स और स्टोरेज फैसिलिटी। इसमें क्या था कि रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1957 में। रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने 1954 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस कमेटी को काम सौंपा गया था गोडाउन्स और स्टोरेज फैसिलिटी की सुविधा के आकलन के लिए। 1954 ईस्वी में अपने सिफारिश दी, और इस सिफारिश में त्रिस्तरीय स्टोरेज फैसिलिटीज की बात की। त्रिस्तरीय गोडाउन और स्टोरेज फैसिलिटीज की बात की थी। त्रिस्तरीय में क्या था, पहला था राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा था ग्राम स्तर पे, और पहला राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल, दूसरा राज्य स्तर स्टेट लेवल, तीसरा था विलेज लेवल पर। तो सरकार ने इस रिकमेंडेशन को मान लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सिफारिश को मान ली। और सबसे ताजुब की बात है कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग राष्ट्रीय स्तर पर स्टोरेज बनाने से पहले राज्य स्तर पर ही सबसे पहले स्टोरेज बनाया गया। और ये स्टोरेज बनाया गया 1956 में, और ये बना कहाँ पहली बार, बिहार में। तो इस सिफारिश को मानने के बावजूद भी राज्य स्तर पर पहली बार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाया गया 1956 ईस्वी में। इसके एक साल बाद 1957 ईस्वी में 1957 में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन किया गया। इसके बाद लंबे समय तक ये दोनों अपना कार्य करते रहे, नेशनल लेवल पर थे और स्टेट लेवल पर बन गया। इसके बाद ग्राम स्तर पर रूरल गोडाउन बनाने का प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल फंडेड स्कीम सर्वप्रथम चालू किया गया 2001 ईस्वी में, मार्च में 2001 मार्च में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, फिर रूरल गवर्नमेंट मन इतने सिफारिश के इतने सालों बाद ग्रामीण स्तर पर ये कार्य शुरू किया गया। अब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो था वो एक जो है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम होता है। चूँकि सेंट्रल वेयर हाउसिंग के बहुत सारे अपने स्टोरेज हैं, वो FCI के तहत वो सारे संचालित होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट और गोडाउन्स और स्टोरेज फैसिलिटीज के बारे में। आपको फैक्ट और फिगर के साथ आंसर को रखना होगा। आप फैक्ट फिगर है तो लाइच कर लेते हैं। BPSC में एक ही क्वेश्चन को एक टीचर के पास, दो या दो से अधिक टीचर के पास भेजा जाएगा एक क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन के बाद तुलनात्मक नंबर प्रदान किया जाएगा। ठीक ना, तो आप ध्यान रखा हुआ, इसीलिए आपके उत्तर जो है स्तरीय होना चाहिए। अगर 300 सीट है तो टॉप 300 में आपके उत्तर होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा और पांचवा के बारे में। फिफ्थ है डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, मतलब कि मार्केट विपणन के बाजार के सूचनाओं का प्रसार। तो बाजार के सूचनाओं के प्रसार में हम लोग ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हुए न्यूज़पेपर जब
शुरुआत करते हैं पहले पेस्ट के जैसे बाद वाले में सबका दाम दिए रहता है कि गन्ना का क्या रेट है, चावल का क्या रेट है, मंडी का नाम और सबका दाम दिए रहता है। उसी प्रकार से ऑल इंडिया रेडियो में भी या प्रादेशिक समाचार में देखा होगा कि आपने उसमें कमोडिटीज का प्राइस के बारे में बातें होती हैं। ये परंपरागत मैंने परंपरागत विधि का परंपरागत तरीका हुआ करता था। लेकिन अभी हाल में क्या किया गया है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एक मार्कनेट पोर्टल शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, एक मार्कनेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क। एक मार्क का था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये है एक मार्कनेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क पोर्टल। इस पोर्टल पर 300 कमोडिटीज लिस्टेड है और उसमें से 300 कमोडिटीज लिस्टेड है और इनका दाम जो है 2700 मार्केट्स को क्या करता है, कवर करता है। कवरिंग कितना है, 2700 मार्केट को ये कवर करता है। मतलब कि ये पोर्टल जो है 2700 मार्केट में अपनी सूचनाओं को प्रसार करता है और इसमें 300 कमोडिटीज लिस्टेड है। ये आधुनिक माने अभी वर्तमान समय में इसको किया गया है हाल के वर्षों में। लेकिन अभी भी परंपरागत तरीका जो न्यूज़पेपर और ऑल इंडिया रेडियो दोनों का तरीका अभी भी चल रहा है और हाल में ये पोर्टल शुरू किया गया। इससे 2700 मार्केट कवर है, 300 कमोडिटी जिसमें लिस्टेड है, उनके दाम के बारे में फ्लैश होते रहता है। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये इसके अगर वर्क के बारे में बात करें तो ये क्या करता है कि ये सारे जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जो भी डिफरेंस जो भी वेरियस एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि वेयर हाउसिंग का विस्तार के बारे में, कमोडिटीज के प्राइस के बारे में, स्टैंडर्ड जो बीज जो कमोडिटीज है उनके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में, ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज में कौन कौन सा होगा, ये सब यही तय करता है। ठीक है कि ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन जो है क्वालिटी कंट्रोल नागपुर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी किस कमोडिटीज का होगा वो तय कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, इनका काम है कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस एजेंसीज। इसके बहुत सारे पूरे सब सारा इसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद है गवर्नमेंट परचेजेज एंड फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस। सरकार की खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार के द्वारा खरीद, गवर्नमेंट परचेजेस, सरकार के द्वारा खरीद और फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य का तय किया जाना। ठीक है, ये सब जो है इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस है, फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस जिसे हम लोग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, ये किया जाता है CSCP के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के सिफारिश के आधार पर कृषि उत्पाद की कीमत तय की जाती है। किसके द्वारा, CSCP के द्वारा कृषि उत्पाद की कीमत तय की जाती है। और ये जो है गवर्नमेंट परचेजेज जो है ये किया जाता है FCI के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि किस कीमत पर की जाती है, जो कि CSP कीमत तय करता है, उसी पर गवर्नमेंट परचेज करती है। गवर्नमेंट की एजेंसी कौन सी है, FCI। बात समझ रहे हैं, ये कीमत तय करती है और ये खरीद करती है। अगर ये जो कीमत तय की गई अगर खदान की किसान उसको पूरी तरह से बेच नहीं पाते हैं तो किसानों से कौन खरीदता है, किसान जो प्रोडक्ट जो उत्पादन करते हैं अगर वो मार्केट में नहीं बिक पाता है तो किसानों से कौन खरीदता है, FCI। इसी MSP CSP द्वारा तय किया गया कीमत पर, जिसे हम लोग MSP कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 8th और 9th के बारे में। 8 है चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, नियम, NIAM नियम, उसमें चौधरी चरण सिंह लगा देना है। अब चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, इसका नाम पहले ये नहीं था, इसका फॉर्मर नेम था, पहले का नाम था सेंट्रल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसे कि वर्तमान में बदल करके नाम कर दिया गया चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब इसकी स्थापना कब की गई, 1986 ईस्वी में। इसका मुख्य काम है कृषि के क्षेत्र में
मैंने कृषि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन के संबंध में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, सृजन करना, इसका मुख्य काम है। अब हम आते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। पहली बार नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो भारत में 1916 ईस्वी में इसका नींव पड़ा, और ये पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केट, इसका मुख्य काम है बाधा रहित मार्केट का निर्माण करना। अबाधा माने बाधा रहित मार्केट का निर्माण करना, किसी प्रकार के एक मंडी से दूसरे मंडी के बीच नेटवर्क स्थापित करना, किसानों को अपने उत्पाद को बेचने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, घर बैठे ऑनलाइन ही वो सारा अपना उत्पाद का मूल्य तय कर सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो है, हालांकि मंडी में भी अपने उत्पाद को ले जाते हैं, मंडी से भी। अब ये जो है, इसका काम है बाधा रहित मार्केट का निर्माण करना। ई नैम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसको की हेडिंग ही दिया गया है। ई नैम का फुल फॉर्म है। इसकी नींव पड़ी थी 14 अप्रैल 2016 ईस्वी को। और ई नैम के द्वारा, जैसे मैंने कि ये ऑनलाइन सेवा है, इसमें नेटवर्क के द्वारा जो है, इंटरनेट के द्वारा मंडियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक मंडी का दूसरे मंडी से संबंध होता है, वो भाव को अच्छी प्रकार से तोल मोल करके फिक्स कर देती हैं। और ये जो है, हमने बताया था शुरुआत में कि जो रेगुलेटेड मार्केट की बात हो रही थी कि भारत में एपीएमसी एक्ट के तहत 7320 रेगुलेटेड मार्केट हैं। तो 7320 रेगुलेटेड मार्केट में से 585 रेगुलेटेड मार्केट यानी मंडीज, वो इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट सुविधा के द्वारा आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो ई नैम इनको सुविधा उपलब्ध है, पूरे भारत के बारे में है ये। इसके बाद है ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट। तो उसी में हमने रेगुलेटेड मंडी में ही हम रेगुलेटेड मार्केट की बात हुई थी, उसे हमने कहा था कि एपीएमसी एक्ट के तहत 7320 क्या है, मंडीज हैं। उसी प्रकार से हमने उसी में कहा था कि पूरे भारतवर्ष में 22,000 ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट भी हैं। तो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट जो था, ये भी कहाँ होते हैं, यहाँ पर भी मार्केटिंग का काम होता है। और इसकी नींव पड़ी थी बजट स्पीच जो दिया गया था वित्त मंत्री के द्वारा 2018-19 में, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट की नींव पड़ी थी। तो सबसे लेटेस्ट अगर हम देखें, जो लैंडमार्क डिसीजन हुआ है 2018-19 में ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। ठीक है, फिर 2021 में मैंने देखा था जो रूरल गोडाउन की बात थी, 2021 में शुरू हुआ। तो ये सब था एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, सारे के सारे भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं।